मैं कहना चाहता हूं हमारे बीच में एक बहुत बड़ा कवि जो बहुत दूर दिल्ली से आया है, जिस दिल्ली को टारगेट बना करके हमने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, उसी दिल्ली से एक कवि हमारे बीच में है। मैं कहना चाहता हूं कि इन विसंगतियों को गाने के लिए भाई अशोक हंगामा हमारे बीच में है। मैं एक शेर और एक मतले से भाई अशोक हंगामा को आपके बीच में खड़ा करता हूं। मित्रों, सिर्फ और ये भी कहता हूं, दुष्यंत का एक शेर मुझे अनायास याद आ गया कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। ये हंगामा को देखें आप, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मित्रों, उसी आग के लिए, उसी चेतना के लिए आपके बीच में आ रहे हैं अशोक हंगामा दिल्ली से। आइए। जालौर शहर के शानदार, जानदार, दुकानदार, मकानदार तथा सुरीले, शर्मीले, कटीले और नशीले श्रोताओं को बिना दारू पिए दंडवत प्रणाम करता हूं। उसके बाद यहां उपस्थित बीवी बच्चों द्वारा भगाए गए, बीवी बच्चों द्वारा सताए गए तथा घर से जबरदस्ती भगाए गए श्रोताओं के दिलो दिमाग को तरोताजा करने के लिए एक इंटरनेशनल रोमांटिक स्वास्थ्यवर्धक छंद आपके कानों में निचोड़ रहा हूं। दिल्ली की दबंग, दिल्ली की दबंग, दिल्ली घी में दिल्ली छीन लेती, लंदन की मैम कर दे लड्डू जैसा प्यार है। इटली की बेगम तो टूटी फूटी, हिंदी बोले रूस की रसीली मीठी बातों का भंडार है। दिल्ली की दबंग, दिल्ली की में दिल्ली छीन लेती, लंदन की मैम कर दे लड्डू जैसा प्यार है। इटली की बेगम तो टूटी फूटी, हिंदी बोले रूस की रसीली मीठी बातों का भंडार है। कच्छ की कटीली मध्य देश की मटीली सुनी, अरे कच्छ की कटीली मध्य देश की मटीली सुनी, तेज में तिलंगी मानो तीखी तलवार है। कच्छ की कटीली मध्य देश की मटीली सुनी, तेज में तिलंगी मानो तीखी तलवार वे। डिस्को भांगड़ा की वो पंजाबी मस्तानी, यानी बॉलीवुड की करीना तो मिर्च का अचार है। और दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अपने देश में बड़ा ही एक अद्भुत प्रांत है जिसका नाम है बिहार, जहां पर मनुष्य के रूप में ऐसे ऐसे भयानक जंतु जन्म लेते हैं कि यदि उनमें से किसी से भी आपका पाला पड़ जाए तो आपका तुरंत ही उद्धार हो जाए। जैसे जालौर का एक जीजा पहली बार बिहार में अपनी ससुराल गया तो साले सालियों के लिए गिफ्ट के रूप में एक इत्र की शीशी ले गया। जो ही जीजा ससुराल में घुसा, उसको साला नजर आया, उसने साले को इत्र की शीशी को दिखाया। साले ने उसका ढक्कन खोलकर उसका इत्र सूंघा और सूंघने के बाद शीशी का पूरा इत्र हथेली पर लौट कर चाट गया। यह देखकर जीजा हैरान रह गया। उसने साले से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बात अंदर जाकर ससुर जी को बताई तो ससुर जी बोले, जमाई राजा अब हम कहाँ कहें, इस ससुरा तो बड़ा बेवकूफ है जो शीशी के इत्र को पूरा रूखा ही चाट गया। अरे घर में रोटी रखी थी, साला रोटी से लगा के खा लिया होता। बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले एक बार लालू यादव अपनी राबड़ी के साथ मुंबई घूमने के लिए गए। वहां उन्होंने एक होटल में जाकर मैनेजर से पूछा, मैनेजर साहब हमका किराए से कोई कमरा मिलेगा का? मैनेजर बोला जरूर मिलेगा। तो फिर उसका किराया कितना देना होगा जी? मैनेजर बोला 500 रुपये प्रतिदिन। लालू यादव ने कमरा लिया और 2-3 घंटे में इस कमरे को फ्रेश होकर खाली करके जाने लगे। तो मैनेजर ने उनके हाथ में 1000 का बिल थमा दिया। बिल देखकर लालू यादव बोले, मैनेजर साहब ये बिल में 500 रुपया तो कमरे का किराया और 500 रुपया और कौन चीज का जोड़ा जी? मैनेजर बोला 500 रुपया कमरे का किराया और 500 रुपया खाने का। लालू यादव बोले, भाग साला, हम खाना कब खाया जी? मैनेजर बोला, आप खाना खाओ चाहे मत खाओ, हमारे यहाँ तो तैयार है। यह सुनकर लालू यादव ने बिल का 1000 रुपये पेमेंट कर दिया। उसके बाद मैनेजर का कॉलर पकड़ कर उससे बोले, मैनेजर का कॉलर पकड़ उसके गाल पर तड़ातड़ थप्पड़ मारने लगे। यह देखकर वहां खड़े हुए लालू यादव से बोले, अरे भाई मैनेजर साहब को क्यों मार रहे हो? लालू यादव बोले, अरे भैया ये ससुरा हमारी बहू को छेड़ रहा है। मैनेजर बोला, मैंने कब तुम्हारी बहू को छेड़ा है? लालू यादव बोले, अरे बबुआ तू छेड़ चाहे मत छेड़, पर ये रबड़ी तो तैयार है।
अच्छा है, अच्छा है। रेल मंत्री बनने के बाद एक दिन लालू यादव की कार दिल्ली में इंडिया गेट से होकर गुजर रही थी। अचानक ट्रैफिक जाम हो गया तो ड्राइवर कार को पीछे मोड़कर दूसरे रास्ते पर जाने लगा। लालू यादव बोला, कहाँ होकर जा रहे हो? ड्राइवर बोला, बाईपास होकर। लालू यादव बोले, बाईपास होकर काहे जा रहे हो? हम बाईपास होकर नहीं ना जाएंगे। ड्राइवर बोला, क्यों? लालू यादव बोले, संजय मरा आकाश में, इंदिरा मरी घर के पास में, राजीव मरा मद्रास में, मुझको भी ले जाकर मारा गया क्या बाईपास में? दोस्तों, ये तो आपने बिहार के छोटे मोटे जंतुओं के किस्से सुने। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि किसी के घर में कोई बिहार की भेल मछली जैसी डेंजर बला पत्नी के रूप में प्रवेश कर जाए तो उस व्यक्ति की कैसी दशा होगी। और वो निरीह व्यक्ति मैं ही हूं। यदि आप मेरी पत्नी के कुछ सनसनीखेज डायलॉग सुनेंगे तो उन्हें सुनकर आपकी अपनी पत्नी के द्वारा दी गई सारी पीड़ा छूमंतर हो जाएंगी। जैसे एक दिन मैंने उससे कहा, जब मैं बाजार पैंट बुशर्ट पहन कर सब्जी खरीदने जाता हूं तो सब्जी वाला मुझे तेज सब्जी देता है, और कुर्ता पायजामा पहनकर जाता हूं तो मुझे सब्जी वाला सस्ती सब्जी देता है। वो बोली, हाथ में कटोरा लेकर हो जाएगा, सब्जी मुफ्त में मिल जाया करेगी। खाना खाते वक्त मैंने उससे कहा, ये दाल में 2 कंकड़ निकले हैं, भगवान ने तुझे 2 आंखें दी हैं, क्या तू उनसे 2 कंकड़ भी नहीं बीन सकती थी? वो बोली, भगवान ने आपको भी तो 32 दांत दिए हैं, क्या आप उनसे 2 कंकड़ भी नहीं चबा सकते थे? फिर मैंने कहा, ये दाल के साथ में सब्जी किसकी बनाई है? वो बोली, मटर पनीर की। मैंने कहा, इसमें पनीर का तो एक भी टुकड़ा नजर नहीं आ रहा है। वो बोली, आपको गुलाब जामुन में कभी गुलाब नजर आए हैं? फिर बोली, आज तो घी के कनस्तर में चूहा घुस गया था। मैंने कहा, उसको निकाल दिया? वो बोली, उसको तो नहीं निकाला, मैंने तो कनस्तर में चूहे मारने की दवा डाल दी थी। मैंने कहा, भाग्यवान, जब भगवान अकल बांटे तू क्या कर रही थी? वो बोली, मैं तुम्हारे साथ में फेरे ले रही थी। और जानते हो फेरे लेने से पहले मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? मैंने कहा, क्या किया है? बोले, प्रतिदिन तुलसी मैया को जल देती थी और 16 शुक्रवार तक मैंने संतोषी माता का व्रत रखा था, तब कहीं जाकर मुझे तुम जैसा पति मिला था। मैंने कहा, अगर ये नहीं करती तो क्या होता? वो बोली, तो फिर तुमसे भी गया गुजरा मुझे पति मिलता। मैंने कहा, तू गए गुजरे की बात करती है, वो तो मैं ही गधा था जो तेरे से शादी कर ली, वरना तेरे से कोई शादी नहीं करता। वो बोली, हाँ, वो तो मैं भी अंधी थी जो तुम गधे थे और मुझे नहीं दिखाई दिया, मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था। मैंने कहा, क्या समझा दिया था? बोले, यही कि पति मूर्ख होता है तो जिंदगी आराम से कट जाती है। दोस्तों, उसके इस रहस्य को जानकर मैं उससे छुटकारा पाने की सोचने लगा। इसलिए एक दिन एक कवि सम्मेलन में गया, वहां मैंने देखा एक अर्थी जा रही थी। अर्थी के आगे एक आदमी एक हाथ में हांडी और एक हाथ में कुत्ता लेकर चल रहा था। अर्थी के पीछे 1000 लोग लाइन लगाकर चल रहे थे। मैंने सोचा, हो ना हो ये शहर के किसी महान व्यक्ति की अर्थी होगी। तो फिर मैंने अर्थी के पीछे चलते लोगों से पूछा, भाई साहब, ये किसकी अर्थी है? मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये किसकी अर्थी है। तो फिर मैंने अर्थी के आगे एक हाथ में हांडी एक हाथ में कुत्ता ले जाती हुई व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, ये किसकी अर्थी है? वो बोला, मेरी पत्नी की है और इस कुत्ते के काटने से मरी है। मैंने कहा, भाई साहब, कुछ देर के लिए क्या आप मुझे ये कुत्ता उधार दे देंगे? वो बोला, ऐसे कैसे दे दूंगा? ये अर्थी के पीछे लाइन देख रहे हैं ना, ये सब कुत्ते मांगने वालों की है। उसने जैसा ही कहा मेरे 2 बीवी हैं, उसने जैसे ही कहा मेरे 2 बीवी हैं, मैंने उससे पूछा, यार तुम इस जिंदगी में इस जोखिम भरे खेल को कैसे खेल लेते हो? अरे हम तो एक से ही परेशान है, तुम 2 की झटक कैसे झेल लेते हो? अरे हम तो एक से ही परेशान है, तुम 2 की झटक कैसे झेल लेते हो? वो बोला, हंगामा जी, अभी आपने 1 बाल्टी उठाई है इसलिए आपका संतुलन नहीं बनता है, कभी 2 बाल्टी उठाकर देखो ना, आपका भी सीना कितना तनता है। दोस्तों, अब मैं कुछ व्यंगों के माध्यम से अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूं। कई लड़कों को रिजेक्ट करते करते बाप ने आहें भरते भरते अपनी लड़की से पूछा, बेटी आखिर तुझे कैसा पति चाहिए? लड़की ने कहा, डैडी, जिसमें होनी चाहिए ऐसी खूबियां, आंखें जैसे जर्मन की पनडुब्बियां। डैडी, जिसमें होनी चाहिए ऐसी खूबियां, आंखें जैसे जर्मन की पनडुब्बियां, बोफोर्स तोपा जैसा मुंह, फेयर फैक्स जैसी चाल, स्विस बैंक में माल करता हो कमाल, दिखने में एकदम गोरा चिट्टा सुंदरा होना चाहिए, लेकिन आदत से लालू यादव जैसा मस्खरा होना चाहिए।
दिखने में एकदम गोरा चिट्टा सुंदरा होना चाहिए, लेकिन आदत से लालू यादव जैसा मस्खरा होना चाहिए। पिता ने अपना सिर पकड़कर रोते हुए कहा, मेरी गऊ जैसी बेटी सुने ना, मैं तो गरीब आदमी हूं, जीते जी मर जाऊंगा। अरे तेरे लिए मनुष्य का रूप धारण किए हुए अरबों रुपए का चारा पचाने वाला लालू जैसा दूसरा सांड कहां से ढूंढ कर लाऊंगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कविता सुना रहा हूं जिसका दिल्ली दूरदर्शन से अनेकों बार प्रसारण हुआ है। उसको सुनते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि मैं आसमान में उड़ते हुए आपको कविता सुना रहा हूं। कविता के शीर्षक है हवाई यात्रा। मैंने पहली बार प्लेन में जैसे कदम रखा, एक यात्री चौंका दूसरे से बोला, यार अपना देश किस कदर फूल फल रहा है। ये देखो बस में धक्के खाने वाला कभी भी प्लेन से चल रहा है। ये देखो बस में धक्के खाने वाला कभी भी प्लेन से चल रहा है। एयर होस्टेज मुझे देखकर मुस्कुराई। मुझे इस बात पर हंसी आई कि हिंदुस्तान में आज भी लोग मुस्कुराते हैं। वो बोली, हाँ, जब आप जैसे नमूने प्लेन में यात्रा करने को आते हैं। वो बोली, हाँ, जब आप जैसे नमूने प्लेन में यात्रा करने को आते हैं। उसने मुझे कॉफी पिलाई, शरीर में कुछ कुछ गर्माहट सी आई, और जब हमको छू गया उसकी साड़ी का पल्लू, कसम से 1 फुट सीट से उछल गया ये लल्लू। और जब हमको छू गया उसकी साड़ी का पल्लू, कसम से 1 फुट सीट से उछल गया ये लल्लू। कुछ देर पहले हम एयरपोर्ट पर बैठे बैठे रो रहे थे, या कैसे कैसे सुखद अनुभव हो रहे हैं। कोई सुंदर महिला हमें जीते जी निहारे, हमें तो मर जाना चाहिए था लाज के मारे। क्या सुहाना सफर था, क्या दिलकश घड़ी थी, मोहब्बत की मार आसमान में पड़ी थी। क्या सुहाना सफर था, क्या दिलकश घड़ी थी, मोहब्बत की मार आसमान में पड़ी थी। तभी प्लेन ने झटका खाया, घबराया हुआ पायलट कॉकपिट से बाहर आया और बोला, सावधान, जहाज खतरे में है, जिंदगी मौत के दायरे में है, जल्दी कीजिए, हमारे पास केवल एक पैराशूट है। जिस किसी का भी जीवन देश के लिए सबसे ज्यादा कीमती हो, वो आगे आए और बजरंगबली का नाम लेकर नीचे कूद जाए। अब आप कविता में व्यंग देखें, जिस किसी का भी जीवन देश के लिए सबसे ज्यादा कीमती हो, वो आगे आए और बजरंगबली का नाम, भैया सुनो, जिस किसी का भी जीवन देश के लिए सबसे ज्यादा कीमती हो, वो आगे आए और बजरंगबली का नाम लेकर नीचे कूद जाए। एक वकील साहब फौरन खड़े हुए, पायलट के चरण छुए, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, इस पैराशूट से मुझे ही कूद जाने दीजिए। कानून की इज्जत का सवाल है, मेरे बिना एक खूनी का बचना मुहाल है। इस देश में यदि खूनी को फांसी लगेगी तो इंसाफ के सीने पर नाइंसाफी की गोली कैसे चलेगी। व्यंग अगर समझ में आए तो खुलकर तालियां बजाइए एक बार। इस देश में यदि खूनी को फांसी लगेगी तो इंसाफ के सीने पर नाइंसाफी की गोली कैसे चलेगी। एक डॉक्टर दहाड़ा, कानून के ज्ञाता, जरा भी नहीं घबराता। मौत सामने खड़ी है और तुझे खूनी को बचाने की पड़ी है। मौत सामने खड़ी है और तुझे खूनी को बचाने की पड़ी है। प्लीज पैराशूट मुझे दीजिए, मेरे मरीजों की दुआ लीजिए। मौत का दानव यदि मुझे खा लेगा, मरीज तो मरीज, नर्सों को कौन संभालेगा। मौत का दानव यदि मुझे खा लेगा, मरीज तो मरीज, नर्सों को कौन संभालेगा। इंजीनियर ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा, अबे चुप, कलयुग के कृष्ण कन्हैया, गोपियों की चिंता करता है मगर डूबने को है तेरी नैया। गोपियों की चिंता करता है मगर डूबने को है तेरी नैया। नदियों की जवानी उफान पर है, उन्हें कंट्रोल में लाना है। एक एक नदी पर 10-10 बांध बनाना है। ऐसी अनमोल घड़ियां यदि चूक जाएंगी तो रिश्वत की सारी नदियां सूख जाएंगी। ऐसी अनमोल घड़ियां भी यदि चूक जाएंगी तो रिश्वत की सारी नदियां सूख जाएंगी। इसलिए पैराशूट का कूदने का असली हकदार तो मैं हूं। एक सेठ जी का पेट बाहर आया, मुंह के बजाय पेट से चिल्लाया, पैराशूट की ऐसी की तैसी, पहले ये बता मोरबी का बांध क्यों टूटा, हजारों आदमियों का मुकद्दर क्यों फूटा। तू यदि बच गया तो फिर मेरे देश को लूटेगा। रोज एक मोरबी का बांध टूटेगा, मेरा भी मकान बह जाएगा, उसको क्या तेरा बाप बचाएगा। मेरा भी मकान बह जाएगा, उसको क्या तेरा बाप बचाएगा। पैराशूट मुझे दीजिए, मेरा पर्चा लीजिए, मैं एक उद्योगपति हूँ। मेरे कारखाने में आदमी नहीं नेता ढलते हैं। मेरे कारखाने में आदमी नहीं नेता ढलते हैं। नेताओं के सारे काम मेरे माध्यम से चलते हैं। मेरा भी जीवन यदि खतरे में पड़ जाएगा तो फिर इन गद्दी पर बैठे गधों को मोहन भोग कौन खिलाएगा।
मेरा भी जीवन यदि खतरे में पड़ जाएगा तो फिर इन गद्दी पर बैठे गधों को मोहन भोग कौन खिलाएगा? ये सुनते ही दिल्ली का एक नेता तपाक से बोला, अबे जाजा तू क्या खिलाएगा मोहन भोग, हमें 2 नंबर की कमाई वाले, हमारा तो पेट भरते हैं अब अरबों खरबों रुपए के घोटाले। अबे जाजा तू क्या खिलाएगा हमें मोहन भोग, 2 नंबर की कमाई वाले, हमारा तो पेट भरते हैं अरबों खरबों रुपए के घोटाले। पैराशूट मुझे दो, मैं नेता हूं, सारी सुविधाएं पहले मैं लेता हूं, प्रजातंत्र की मजबूरी है, मेरा बचना देश के लिए बहुत जरूरी है। प्रजातंत्र की मजबूरी है, मेरा बचना देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं नीचे कूदता हूं, तुम सब लोग भगवान का नाम लेना, मगर अगले जन्म में वोट मुझको ही देना है। मैं नीचे कूदता हूं, तुम सब लोग भगवान का नाम लेना, मगर अगले जन्म में वोट मुझको ही देना। तभी पीछे से सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब बोले, मिस्टर पायलट हमारी जान जाती हो तो जाए, मगर ये घोटालाखोर नेता नहीं बच नहीं पाए। तभी पीछे से सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब बोले, मिस्टर पायलट हमारी जान जाती हो तो जाए, मगर ये घोटालाखोर नेता नहीं बचने पाए, क्योंकि सारा फसाद की जड़ तो यही हुआ है, हवाई जहाज को कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो यही हुआ है, हवाई जहाज को कुछ नहीं हुआ है। ये यदि बच गया तो हमारे बाल बच्चे रोएंगे, इसने देश को डुबोया है, हम इसको डुबोएंगे। ये यदि बच गया तो हमारे बाल बच्चे रोएंगे, इसने देश को डुबोया है, हम इसको डुबोएंगे। और बुद्धिमान यात्रियों ने 65 साल में पहली बार एक नेक काम किया, नेताजी को पैराशूट में लपेटा और नीचे फेंक दिया। और बुद्धिमान यात्रियों ने 65 साल में पहली बार एक नेक काम किया, नेताजी को पैराशूट में लपेटा और नीचे फेंक दिया। अगले ही क्षण जहां मातम था वहीं खुशी का हंगामा मच गया और ये हिंदुस्तान रूपी जहाज नष्ट होने से बाल बाल बच गया। ये थे अशोक हंगामा। लालू पुराण इन्होंने आपके बीच में रखा। खूब बार आप लालू आपके बीच में आया कविताओं के माध्यम से। लालू ने चारा खाया। अब सवाल यह उठता है कि जो चारा खाता है वो दूध भी देता है। तो एक दोहा वहां से हुआ। मैं वो दोहा इसलिए पढ़ना चाह रहा हूं कि मैंने पढ़ा नहीं यहां पे, और भाई इनकी बात भी रह जाए। इन्होंने व्यंग के माध्यम से बात की। व्यंग क्या है, बहुत देर से समझ में आता है। हो सकता है कल समझ में आ जाए आपको, तो कल हंस लेना, कल वाह वाह कर लेना। दोहा पढ़ता हूं आपके बीच में। लालू ने कहा कि जिसने चारा खाया वो दूध भी देता है, पर आपका समर्थन चाहिए इस दोहे में। ठेका लगाना पड़ेगा आपको कि जब चारा चर ही गए हो लालू जी साहब, अरे फिर ये जनता क्यों नहीं मांगे दूध जनाब। भैंस से तुम क्या कम हो, जब तुम बेशरम हो, किया क्यों ते घोटाला, बैल रोए बेचारा। अब क्या लालू तो सबसे इंटेलिजेंट मंत्री, लालू जी ने इस दोहे का भी जवाब दिया। तो लालू जी ने जो जवाब दिया वो सुने आप कि बात दूध की छेड़ कर व्यर्थ किया संवाद। अरे मैंने तो भी, लालू जी जब गए तो राबड़ी जी मुख्यमंत्री बने, है ना, तो लालू ने जवाब दिया इस दोहे का कि बात दूध की छेड़ कर व्यर्थ किया संवाद। अरे मैंने तो बिहार में बांटा था प्रसाद, रबड़ी चखी नहीं क्या, रबड़ी चखी नहीं क्या। एक बार जोरदार तालियां आपकी मित्रों।